नहीं था डिफरेंशिएबिलिटी। इसका पार्ट 1 तो रिलीज हो चुका है, पार्ट 2 पे अपन बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले कुछ ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। इस एक्स एक्सिस पे एक ग्राफ बनाते हैं। ये एक ग्राफ हुआ, ए ग्राफ। इसी प्रकार बी बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस हुआ, वाई एक्सिस हुआ। इस पे एक ग्राफ बनाते हैं कुछ ऐसा, और एक और ग्राफ बना लेते हैं। ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ। इस पे एक ग्राफ ऐसे गया और एक ग्राफ ऐसे गया। ये एक ग्राफ वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। इन तीनों ग्राफ में हम क्या समझ रहे हैं? आगे हमें यह जानना है इसमें कि क्यों साइन एक्स डिफरेंशिएबल होता है पर मॉड ऑफ साइन एक्स डिफरेंशिएबल नहीं होता। कारण क्या है, रीजन क्या है, और क्यों जितने भी मॉड वाली क्वांटिटीज होती हैं, जो भी मॉड में है, वो हमेशा डिफरेंशिएबल नहीं होंगी। पर कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके कारण वो डिफरेंशिएबल नहीं होंगी? क्या ऐसा हो जाता है कि वो डिफरेंशिएबल नहीं होती है, जो भी क्वांटिटीज या जो भी फंक्शन या फलन मॉड में दिया होता है वो? और कंटिन्यूअस क्यों? और एक और बहुत महत्वपूर्ण जानना है थ्योरम कि कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा ही होगा। तो इसको भी अपन को इसमें पढ़ना है, लेकिन उसके पहले इनको देखते हैं। असलियत में एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल के बीच में डिफरेंस क्या है। दोनों तो एक ही जैसे रहते हैं, दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं इस ग्राफ को, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, मैं इस ग्राफ को कंटिन्यूअस कब कहूंगा? जब मैं यहां से पेन रखूं और मैं ग्राफ को चलाते जाऊं और बिना पेन उठाए इस ग्राफ को मैं पूरा ड्रॉ कर लूं, कहीं पे भी मेरे को ब्रेक नहीं करना पड़ा, कंटिन्यूटी के साथ में बिल्कुल कंटिन्यूअस रहा और ये ग्राफ बन गया, तो मैं ये कह दूंगा कि ये जो फंक्शन दिया हुआ था, ये जो भी फंक्शन रहा होगा, ये एफ एक्स जो है ये कंटिन्यूअस था। पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं है? तो आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया है कि डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूटी तो यही दिखाता है कि ग्राफ कंटिन्यू है कि नहीं है, पर जो डिफरेंशिएबिलिटी है वो ये दर्शाता है कि इस ग्राफ में कितना ढलान है, यानी कि इसमें ढाल कितना है। तो हमें यह समझ में आ रहा है कि इस प्रकार से ढलाव ग्राफ है। अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या नहीं होना चाहिए? तो प्रीवियस वीडियो में बताया गया था कि कहीं पे भी उसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए और कोना नहीं आना चाहिए, क्योंकि जहां कोना आता है वहां पे एफ, जो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, बराबर नहीं आते। प्रीवियस वीडियो में इसका जिक्र किया जा चुका है। तो जब हम इस ग्राफ को देखते हैं तो हमें यह मालूम चलता है कि कंटिन्यूटी तो है इसमें, पर कंटिन्यूटी है इसका मतलब यह नहीं है कि वो ग्राफ डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। इसको हम नेक्स्ट ग्राफ में समझेंगे। अभी यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये डिफरेंशिएबल है, तो हाँ हम कहेंगे डिफरेंशिएबल है क्योंकि ये ग्राफ स्मूथ है, ये कहीं ब्रेक नहीं हुआ है। कहीं ब्रेक हुआ है? नहीं, हर जगह से जुड़ा हुआ है और कहीं पे भी इसमें कोना कट नहीं है। तो ये ग्राफ कंटिन्यूटी भी हो गया और डिफरेंशिएबल भी हो गया। वैसे जब बी ग्राफ में आते हैं तो इसे जब ड्रॉ करते हैं तो हम यहां से चलना शुरू किए, चलते गए, भले एक कोना मिला पर पेन नहीं उठी, यहां से यहां तक हम गए, यानी कि ये भी ग्राफ कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि बिना पेन उठाई से ड्रॉ कर लिए तो ग्राफ तो कंटिन्यूअस है, यानी कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस तो है। तो कंटिन्यूटी क्या को दर्शाता है कि ग्राफ बिल्कुल ब्रेक हुए बिना है कि नहीं है। पर डिफरेंशिएबिलिटी के लिए तो ये जरूरी है ना कि वो उसका राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर आए, और वो जब ही आएगा जब ग्राफ में कहीं पे कोना ना हो। और इसमें क्योंकि कोना स्पष्ट दिख रहा है, तो जब हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी कि tan θ1 निकालेंगे और tan θ2 निकालेंगे। अब tan θ1 tan θ2 क्या है तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में बतलाया है, वो जाके देख सकते हैं। तो tan θ1 निकालेंगे, tan θ2 निकालेंगे, तो आपको मालूम चलेगा कि tan θ1 और tan θ2 में अंतर आ जाएगा, बराबर नहीं आएंगे और डिफरेंशिएबिलिटी नहीं सिद्ध होगी। अब एक चीज और आते हैं, ये एक ग्राफ और लिखे हैं। ये ग्राफ शुरू हुआ यहां से और ये यहां तक आ गया। तो ये जैसे ही मैं यहां से यहां तक गया, इस ग्राफ को पूरा करने के लिए मुझे पेन उठाना भी पड़ा, और यहां तो ये ग्राफ ब्रेक हो गया। जैसे ही ये ब्रेक हो गया मैं कहूंगा कि ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि मुझे पेन उठाना पड़ गया। और जब डिफरेंशिएबिलिटी की प्रश्न आएगी तो जो ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएबल होने के लिए भी जरूरी था कि ये एक कंटिन्यूअस रहता, साथ में कंटिन्यूटी के साथ में इसमें कोई कोना भी ना रहे, और ये हर जगह इसकी राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर आए, यानी tan θ1 और tan θ2 बराबर आए। चलिए ये हो गया। अब इससे क्या समझ में आया ये तीन ग्राफ देख के?
ये तीन ग्राफ कब कब मिलेंगे? देखिए, जब आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल मिले और फाइनाइट मिले तो इस प्रकार का ग्राफ मिलेगा। जब आप लोगों को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं मिले पर फाइनाइट हो, इक्वल नहीं मिले हैं पर फाइनाइट है, फाइनाइट संख्या मतलब जिन्हें गिना जा सकता है, ऐसी संख्या प्राप्त हो तो कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। भले ही उसमें एक कोना हो सकता है पर वो ग्राफ कंटिन्यूअस होगा और वो ग्राफ ब्रेक नहीं करेगा। लेकिन ब्रेक कब करेगा? ब्रेक जब की कंडीशन पे करेगा जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों में से कोई एक इंफिनिटी की प्राप्ति हो जाए, किसी एक में इंफिनिटी मिल जाए या माइनस इंफिनिटी मिल जाए या दोनों में इंफिनिटी या दोनों में माइनस इंफिनिटी मिल जाए, तो किसी एक में या किसी दोनों में इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी की स्थिति पे ग्राफ जो बनता है वो ब्रेक वाला बनता है। अब आप लोगों को एक चीज देखना है कि क्यों, देखिए अगर ये ग्राफ डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, ऐसा क्यों है? अगर कोई ग्राफ अवकलनीय है तो वो संतत होगा ही होगा, ऐसा क्यों होता है? तो इसको मैं अब समझाता हूं। देखिए होता क्या है कि जब हम किसी को डिफरेंशिएबल साबित करते हैं, जब हम ये साबित करने के लिए पीछे चलते हैं कि ये ग्राफ डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल होने के लिए जो कंडीशन जरूरी होती है वो ये होता है कि उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर हो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर हो, फाइनाइट हो। क्या हो? फाइनाइट हो। ये तो हुआ फॉर्मूला के बेसिस पे, ये फर्स्ट वीडियो में भी बताया जा चुका है। पर जब हम अभी ग्राफ समझ रहे थे तो उस पर क्या समझ में आया? हमें ये समझ में आया है कि वो जो ग्राफ बनता है, अगर ग्राफिकल, देखिए आपको ग्राफ आता है ना तो डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी, ये सब बहुत इजी है आप लोगों के लिए। ग्राफ समझना इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है। ग्राफ आता है तो आप लोगों को इसका यूज भी समझ में आएगा। अब ग्राफ दिख रहा है तो ग्राफ में डिफरेंशिएबिलिटी के लिए जरूरी है कि वो ग्राफ कहीं ब्रेक ना हो, उसमें कंटिन्यूटी ना हो, ब्रेक ना हो। दूसरी चीज उसमें क्या जरूरी है कि उसमें कोई कोना या आपको साइड, कोना को साइड भी कह सकते हैं, कोना ना हो या फिर साइड ना हो, उसमें कोई साइड्स ना हो, ठीक है, कोनी ना हो। अब उसके बाद में और क्या जरूरी होता है? वो ग्राफ कहीं ब्रेक ना हो, उसमें कोई कोना ना हो और उसमें एक ढलान के तहत वो एक ग्राफ स्मूथली चले, तो वो ग्राफ को हम कहते हैं कि वो ग्राफ डिफरेंशिएबल है। तो हम कहते हैं कि वो ग्राफ डिफरेंशिएबल है। वहीं कंटिन्यूटी के लिए क्या जरूरी है? कंटिन्यूटी होने के लिए जरूरी होता है सिर्फ एक चीज, कंटिन्यूटी होने के लिए सिर्फ और सिर्फ जरूरी होता है एक चीज कि वो ग्राफ अगर चला है तो वो कोना बनाए तो भी कंटिन्यूअस हो सकता है। हमने देखा ना भी एक ग्राफ कि वो कोना बना रहा था तो भी कंटिन्यूअस था। क्यों? क्योंकि ग्राफ में हमें पेन नहीं उठाना पड़ा। तो सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूटी के लिए एक चीज जरूरी होती है कि वो पेन ना उठाना पड़े। मतलब ग्राफ अगर हम कहीं बनाना शुरू करें तो वो गोला बने कि कहीं कोना आए कि कहीं कुछ भी आए, वो ग्राफ है ना, पेन नहीं उठाना पड़ा ना, तो वो कंटिन्यूअस है। मतलब कि कंटिन्यूटी के साथ में उस ग्राफ का निर्माण हुआ है। तो इसमें सिर्फ एक चीज होनी चाहिए कंटिन्यूटी में कि ब्रेक ना हो, ब्रेक ना हो। तो आप थोड़ा इत्मीनान से सोचिए धैर्यपूर्वक कि वह ग्राफ जो डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है मतलब कि सीधी सी बात है कि उसने ये कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाई करी होगी। अगर वो डिफरेंशिएबल है तो उसने ये कंडीशन सेटिस्फाई करी होगी कि कोई जो ग्राफ है वो ब्रेक ना हो, तभी उसको हम डिफरेंशिएबल कह रहे हैं। तो अगर वो डिफरेंशिएबल है मतलब वो उसका ग्राफ जो है वो कहीं ब्रेक नहीं है, भले उसमें कोना भी नहीं है, मतलब वो एकदम स्मूथ ग्राफ की बात कर रहे हैं, पर वो डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबल है तो इस स्थिति में वो ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं हुआ होगा। तो सीधी सी बात है कि वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, क्योंकि वो हमें मालूम चल गया कि डिफरेंशिएबल में तो ये कंडीशन होती है कि वो ग्राफ ब्रेक ना हो। और अगर कोई ग्राफ को कोई कह रहा है कि ये डिफरेंशिएबल है मतलब वो कंटिन्यूअस होगा, उसकी एक प्रॉपर्टी रखता ही होगा। अच्छा, दूसरी बात, जो ग्राफ कंटिन्यूअस है वो डिफरेंशिएबल होगा ये जरूरी नहीं है, ऐसा कहा जाता है। तो हमने देखा कोना वाले ग्राफ में कि भाई हमने पाया ना कि ये ग्राफ था तो डिफरेंशिएबल, ये कंटिन्यूअस, ये ग्राफ, ये देखो बिना पेन उठाए मैं ऐसे चला तो बिना पेन उठाए चला मतलब ये ग्राफ कंटिन्यूअस तो है, पर ये कोना होने के कारण डिफरेंशिएबल नहीं है। तो जो कंटिन्यूटी की जो हमें प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होती है वो सिर्फ एक होती है कि भाई वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। पर डिफरेंशिएबिलिटी के लिए 3-3, 4-4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होती है कि उसमें कोना ना हो, उसमें कहीं ग्राफ ब्रेक ना करे, उसमें एक स्मूथली हम चलें। तो ये हो गया क्यों ऐसा होता है। अब इसको हमें तो एग्जाम में हमें प्रूफ करना होगा। तो प्रूफ क्यों करेंगे? और एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि साइन एक्स, मॉड साइन एक्स डिफरेंशिएबल नहीं होता, वहीं सिर्फ साइन एक्स की बात करें तो वो डिफरेंशिएबल
होता है, ये नॉट और ये होता है। तो ऐसा क्यों होता है? साथ में जितने भी मॉड वाले टर्म्स होते हैं वो हमेशा नॉट डिफरेंशिएबल क्यों होते हैं? तो आइए इन सबको भी चर्चा करेंगे। इसके पहले धीरे से अभी आगे बढ़ते हैं प्रूफ की ओर। हमें एक यही प्रूफ करना है कि कोई एक इक्वेशन जो डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, यानी कि संतत होगा ही होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? हमें मालूम है डिफरेंशिएबल होने के लिए उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर हुआ होगा, फाइनाइट हुआ होगा। ठीक है, तो ये हो गया, क्योंकि इन्फिनाइट आ गया मतलब वो ग्राफ ब्रेक करेगा, अब बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा दोनों के बीच में। तो ऐसे कंडीशन पे हमें मालूम है कि राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर भी होंगे, फाइनाइट भी हुए होंगे। अब हमें कोई एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, जिससे हमने मालूम है कि वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है, क्योंकि हमें मान के चल रहे हैं कि वो डिफरेंशिएबल तो है। अब यह बताना है कि वो कंटिन्यूअस भी होगा। तो एफ एक्स एक्स इक्वल्स टू सी पर वो क्या होगा? तो देखते हैं, एफ डैश सी प्लस निकालेंगे पहले, ठीक है, और वहीं एफ डैश सी माइनस भी निकालेंगे। अभी मान लेते हैं कि एफ डैश सी प्लस भी बी है और एफ डैश सी माइनस भी बी है, क्योंकि हमने बोला है कि राइट हैंड डेरिवेटिव सी प्लस हो गया, ये बी के बराबर है, यानी कि किसी फाइनाइट टर्म के बराबर है। बी यहाँ कोई फाइनाइट टर्म को दर्शाता है जिसे गिना जा सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 1000 2000 1 लाख कुछ भी हो सकता है। और वही बी यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने से मिला, क्योंकि दोनों बराबर है, तो इसका भी मान बी आया है, इसका भी मान बी आया है। अब इसको आगे लेकर के चलते हैं, तो जब लिमिट लगाएंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0, फॉर्मूला लगाएंगे एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी होल बाय में एच इक्वल्स टू बी। इसे सॉल्व करेंगे तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी होल बाय में एच इक्वल्स टू बी। ये तो हो ही गया था ना। इस एच को इधर लेकर के चले जाते हैं, इस एच को इधर लेकर के जाते हैं, तो एच इंटू बी होगा, पर एच के साथ में तो लिमिट एच डैश टू 0 था ना, तो यहाँ पे भी लिमिट आ जाएगा, क्योंकि इसमें ही तो लिमिट रखाएगा। अब जैसे ही इसमें लिमिट रखेंगे, तो अगला टर्म में जैसे ही इसमें लिमिट रखेंगे, एच टेंड्स टू 0 रखता हूं मैं, तो वैसे ही मेरे को क्या मिल जाता है? वैसे मेरे को मिल जाता है कि ये 0 हो गया, 0, क्योंकि h इंटू बी था तो h 0 हो गया, मतलब पूरा टर्म 0 हो गया, ये 0 आ गया। अब इसमें मैं अगर इस एफ सी को इधर लाना चाहूँ, इस एफ सी को इधर लाना चाहूँ, अच्छा एफ सी को इधर लाऊंगा तो ये एफ सी आया, पर इसमें लिमिट क्यों नहीं आया? क्योंकि लिमिट इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे h है, पर इसमें कहीं h दिख रहा है क्या? तो इसमें h है ही नहीं, तो लिमिट पुट होगा भी नहीं, इसलिए सिर्फ एफ सी इधर आया। और इधर रहेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच, और लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी ये आ गया, यानी कि ये था अपना आर एच एल। आर एच एल इक्वल्स टू आ गया, एक वैल्यू हमें मिली एफ सी, यानी कि फंक्शन पे जब सी रखेंगे तो ये जो वैल्यू मिलेगी, एफ ए निकालते हैं ना, तो वैसी एफ सी मिला, यानी कि जो भी फंक्शन दिया होगा उस पे सी रखने पे कोई एक सी कोई एक चीज होगा जिस पे रखने पे कोई एक पॉइंट पे। अब इसी हिसाब से राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, तो अब इसको सॉल्व करना है एफ सी माइनस इक्वल्स टू बी को। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 सी माइनस एच माइनस एफ सी होल बाय में माइनस एच इक्वल्स टू बी। लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच बी है, तो ये एच तो 0 होगा लिमिट रखते ही साथ, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म क्या होगा? 0 होगा। अब देखो यहाँ पे भी ये एफ सी इधर लेकर के आएंगे, तो माइनस एफ सी जब इक्वल के इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस एफ सी बन जाएगा। और यहाँ पे भी ये समझ में आ रहा है कि देखिए ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू एफ सी आ गया, यानी कि वो फंक्शन जिसमें एफ सी रखें। तो यहां से यह समझ में आता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ सी दे रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव एफ सी दे रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव भी एफ सी दे रहा है। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों एक दूसरे के बराबर हैं? राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो ये साबित हो गया कि एल एच एल, आर एच एल और एफ सी तीनों बराबर हैं, इसलिए ये तीनों कंटिन्यूअस भी होंगे, डिफरेंशिएबल भी होंगे। तो ये साबित हो जाता है। तो इस प्रकार से आप कुछ हटके प्रूफ कर सकते हैं। अब इसे हम क्वेश्चन से भी देखेंगे, तो आइए कुछ एक क्वेश्चन बनाते हैं। वो क्वेश्चन बहुत आईएमपी रहने वाला है। देखिए इसके बाद में हमें बहुत अभी रोचक प्रश्न करना है। वीडियो पूरा देखते रहिएगा, आलस नहीं करिएगा। दो मम्मी पापा कुछ काम बोले तो कह दीजिए कि थोड़ा देर काम नहीं करेंगे।
हमें एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 5। ये देखिए मॉड वाला क्वेश्चन लिया गया है और हमें एक्स इक्वल्स टू 5 पर संतत तो है परंतु अवकलनीय नहीं है ये साबित करना है, यानी कि कंटिन्यूअस है पर डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी कि इसका इनवर्स जो हमने थ्योरम में भी सेटिस्फाई किया उसका इनवर्स प्रूफ नहीं होता, उसका इनवर्स सही नहीं होता, ये दिखाना है। तो x इक्वल्स टू 5 पर कंटिन्यूटी ज्ञात करने के लिए, संतत ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एफ ए निकालना होता है, यानी कि एफ ए यानी कि यहाँ पे 5 दिया हुआ है, x इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है ना, तो a रखेंगे यहाँ पे, तो एफ ए रखेंगे यानी कि इस इक्वेशन पे सीधा a को रख दो तो 5 माइनस 5 होगा और इक्वल्स टू 0। x की जगह a रखें, x की जगह a रखें, यहाँ पे a की भूमिका में 5 है तो 5 रखें, तो 5 माइनस 5 0 आ गया, तो ये 0 आ गया है ना। अब इसके बाद में क्या होगा, f50 राइट हैंड निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो राइट हैंड जब निकालेंगे तो f5 लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f यहाँ पर f राइट हैंड क्योंकि है तो f5 प्लस h रखाएगा कहाँ पे, इस x में, तो जब रखेंगे तो अगले स्टेप में लिमिट h टेंड्स टू 0 x के जगह में x प्लस 5 रखाएगा। जिनको नहीं आता वो पुराना कंटिन्यूटी वाला वीडियो देख के आ जाए, -5 होगा, ये होगा। अब उसके बाद में लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 में 5 जाएगा, खाली h बचेगा तो मॉड ऑफ h आएगा, मॉड ऑफ h मतलब कोई ना कोई पॉजिटिव टर्म होना, और लिमिट h टेंड्स टू 0 में जब लिमिट को मैं इसमें रखूंगा तो ये 0 आएगा, तो कुल मिला के मिला क्या, 0 मिला। इसी प्रकार से जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो f5 माइनस 0, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालेंगे तो f5 माइनस 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, f5 माइनस h रखाएगा x के जगह पे फंक्शन पे। अब फंक्शन हट जाएगा क्योंकि अब हम f5 माइनस h, तो ये f हटेगा अगले स्टेप में, f हटेगा, लिमिट रहेगा, अभी लिमिट पुट नहीं किए हैं। f क्यों हटा, क्योंकि अब हम इस 5 माइनस h की वैल्यू को इसमें पुट करने जा रहे हैं, तो इसमें पुट करने जा रहे हैं इसलिए वो हट गया। लिमिट f x 5 माइनस h आ गया, f5 माइनस h को उसमें रखो तो जरा, f5 माइनस h को जैसे ही उसमें रखते हैं तो अपन को क्या मिलता है, 5 माइनस h माइनस 5 मॉड में, और अगला स्टेप में अगर हम देखें तो यहीं पे ये 5 और ये 5 कैंसिल कर रहे हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ h मिलता है, लेकिन माइनस मॉड ऑफ h मिलता है क्योंकि f5 माइनस h था तो माइनस h, लेकिन माइनस को मतलब है कि मॉड तो उसको पॉजिटिव ही कर देगा ना, तो ये हो गया h, और इक्वल्स टू जब अपन लिमिट रखेंगे तो मिल जाएगा 0। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों क्या मिल गया, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों क्या मिल गया, 0 0 मिल गया, यानी दोनों बराबर हो गए। और इस ये ऊपर एफ ए क्या मिला था, एफ ए भी 0 मिला था, तो एफ ए बराबर क्या मिला, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों ही साइड हमको क्या मिल गया, बराबर मिल गया, इसलिए ये कंटिन्यूअस है, इसलिए ये कंटिन्यूअस है। पर क्या डिफरेंशिएबल होगा ये, और इससे हम आगे फिर आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे कि क्यों मॉड वाला हमेशा मॉड वाले, हमेशा याद रखिएगा x माइनस 5 पर इसके छोड़ कुछ भी मॉड में टर्म रहता है, जैसे मॉड x भी है या कुछ भी ले लीजिए, मॉड x ले लीजिए, या कुछ भी ऐसा टर्म जो सिर्फ मॉड के अंदर में है, तो वो हमेशा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आंख मूंद के लिख क्या सकते हैं, आंख मूंद के लिख क्या सकते हैं, तो क्यों नहीं होगा। आइए x इक्वल्स टू 5 पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी भी जांचते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना होगा f5 पर, तो जो फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 f5 प्लस h रखेंगे, ठीक है, f5 प्लस h रखेंगे फंक्शन पे, जैसे इसमें रखे थे वैसे ही रखना है, बस इसमें एक माइनस और होता है, और माइनस में क्या होता है, f5 होता है, यानी कि जो हमने पहले fa निकाला था उसी को इसमें माइनस कर देते हैं और अपॉन में h भी रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे h ग्रेटर देन 0 होना जब कंपलसरी है। अब f5 प्लस h तो अभी निकाले थे ना, वैसे ही होगा, 5 प्लस h को x की जगह पे रख देना है। तो अब f हटा देंगे यहाँ से, f क्यों हटेगा, क्योंकि अब इसको सीधा पुट कर देना, तो उसको रखने की जरूरत नहीं, अब सीधा तो फंक्शन में पुट ही हो रहा है मान। तो 5 प्लस h माइनस 5 का मॉड माइनस f5, तो 5 जब रखे थे तो fa निकाले थे तो 0 आया था ना, तो 5 माइनस 5 0 होता है, तो 0 का मॉड भी 0 ही होगा, ये 0 आएगा। और होल बाय में क्या आएगा, h आएगा, होल बाय में क्या आएगा, h आएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 है, लिमिट h टेंड्स टू 0 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आएगा 5 5 चला गया, मॉड h बचेगा, और h माइनस 0 बाय में h, यानी कि मॉड h बाय में h, ये भी h बाय में h हो गया है। तो अपन पहले इसको डिवाइड करते हैं, याद रखिएगा लिमिट बाद में पुट किया जाता है, पहले कई लोग 0/0 कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर ये डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड होगा, तो h बाय में h आया, मॉड में मतलब पॉजिटिव h ही आएगा, तो h बाय में h कटेगा, 1 बचेगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 आएगा। 1 की जगह में h कहीं दिख रहा है जो 0 का लिमिट रख सके, नहीं दिख रहा है, तो 1 ही इसका आंसर होगा, यानी कि इसका राइट हैंड डेरिवेटिव क्या निकल गया, 1 निकल गया। इसी प्रकार से इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने चलते हैं, तो जब अपन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या मिलता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, फॉर्मूला रखिए, फॉर्मूला जरूर देखिएगा, कुछ ऐसी छोटी मोटी चीजों को गलती करके आ जाते हैं, याद रखिएगा।
f5 माइनस एच, इसमें 5 माइनस एच रखा है, उसमें 5 प्लस एच था, माइनस f5 इसमें भी होगा, प्लस नहीं होगा, माइनस ई इसमें भी होगा, माइनस राइट हैंड में भी होगा, और नीचे में एच माइनस में आएगा। ये याद रखिएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में दो चीजें होती है, यहाँ पे 5 माइनस एच रखाता है, यहाँ पे माइनस एच आता है, ये दोनों में बराबर रहता है। अब इसके बाद में लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 माइनस एच को उस फंक्शन पे रखिए, इस फंक्शन पे यहाँ पे रखिए, तो 5 माइनस एच रख दिए, माइनस 5 था, माइनस 5 कर दिए, माइनस 5 कर दिए, मॉड में है मॉड में कर दिया, माइनस f5 निकालना, f5 0 था तो 0 आ गया, माइनस h आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस h आएगा मॉड के अंदर में और अपॉन में आएगा माइनस h, तो माइनस एच बाय में माइनस एच जब होगा तो हमें मिलता है कि माइनस एच तो है ये, पर मॉड होने के कारण हो क्या जाएगा, प्लस एच। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, क्योंकि नीचे में -1 है तो यहाँ पे -1 आएगा, और यहाँ पे h की वैल्यू रखने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए आंसर हमारा आ जाएगा -1, और हमें पहले मिला था 1 और ये मिला है -1, तो दोनों बराबर हैं क्या, नहीं है, तो इस कंडीशन पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो क्यों मॉड वाला डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, कंटिन्यूअस तो हुआ पर डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, और क्यों ऐसा होता है, तो अब हम इसको समझते हैं साइन एक्स से। साइन एक्स का जरा ग्राफ बनाइए। साइन एक्स का जब ग्राफ बनाते हैं तो ये एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, अगर इसका ग्राफ बनाए तो कैसा बनता है, साइन एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, साइन एक्स का ग्राफ बनता है, नीचे से आएगा ऐसे 20 से 0 से होते हुए फिर ऐसे 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 सांप सीढ़ी जैसे बनेगा। तो सांप सीढ़ी जैसे बनेगा जिसमें ये 0 होगा, ये पाई होगा, ये 2 पाई होगा, ये 3 पाई होगा, और इस प्रकार से पाई आगे बढ़ते जाएगा 4 पाई तक। तो ये बना है साइन एक्स का ग्राफ। अब ये साइन एक्स का ग्राफ को सबसे पहले बताइए कंटिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल है। तो जब हम इसको देखना शुरू करते हैं तो इस जहां से जब हमने ग्राफ बनाना शुरू किया तो हम ये पाते हैं कि बिना पेन उठाए इसका ग्राफ पूरा बन जा रहा है ना, बन ही जा रहा है, पेन उठाना पड़ा क्या, नहीं, और ऐसे ही आगे चलते रहेगा, इससे ज्यादा होगा नहीं, क्योंकि हमें मालूम है साइन एक्स जो है -1 से +1 के बीच में डोलन करता है, तो इसका ग्राफ भी ऐसी कंटिन्यूअस है। साथ में कहीं कोना दिख रहा है क्या, कहीं कोना नहीं है, कहीं पे ग्राफ टूट रहा है क्या, नहीं टूट रहा, आगे तक नहीं टूटेगा, ये आगे भी बैठ जाएगा। तो हमें यह मालूम है कि ऐसी ऐसी होते रहेगा, तो ये कंटिन्यूअस हो गया क्योंकि पेन नहीं उठाना पड़ा, डिफरेंशिएबल हो गया क्योंकि कहीं कोना नहीं है, कहीं ग्राफ टूट नहीं रहा है, और कंटिन्यूअस तो है ही। तो ये दोनों है, साइन एक्स दोनों है। पर वहीं जब मॉड ऑफ साइन एक्स की बात करते हैं या किसी भी मॉड टर्म, ये हर एक मॉड वाले टर्म के लिए लागू होगा, हर एक मॉड वाले टर्म के लिए लागू होगा। तो जब हर एक मॉड वाले टर्म के लिए देखते हैं तो हमें यह मालूम करता है कि ग्राफ कैसे बनता है उसका, ऐसे 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 ऐसे। मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ ऐसा बनेगा। क्यों ऐसा बनेगा, बनता तो ऐसे ही, पर मॉड होने के कारण ऐसा हो गया क्योंकि मॉड का खेल क्या होता है, मैंने आप बता दूं कि मॉड 4 दिया हुआ है, और अगर इसमें मॉड लगा दूं तो मॉड क्या होता है, 4 हो जाएगा। कई लोगों को मॉड नहीं मालूम होता कि होता क्या है, आप लोगों को बतला दे कि मॉड क्या होता है। कोई भी टर्म दिया हुआ है, मान लीजिए कि -4 दिया हुआ है, तो ये प्लस क्यों हो गया, तो आपको बतला दे कि मॉड का मतलब होता है कि जो भी टर्म दिया हुआ है इसका एक बार स्क्वायर फिर उसका अंडर रूट।